देखो KVS की जो फर्स्ट है वो हमने डाल दी थी, फर्स्ट पार्ट इसका। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसमें भी हमने अप्रोक्सीमेटली 14 क्वेश्चंस के जो आंसर्स दिए हैं। तो नेक्स्ट जो है आपको इस पार्ट 2 में मिल जाएंगे। और अगर कोई क्वेश्चन आपको रिकॉल होता है, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फुल रिकॉल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके जो है आंसर हमारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में कर दिए हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में जो भी किए हैं, अगर हमें एब्सोल्युटली राइट लगता है तो हमने उसका राइट मान लिया है। क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि फुल या तो जल्दबाजी में अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाए थे, या फिर एक दो पॉइंट रह गया था। और कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आते हुए भी गलत हो चुके हैं। ये आपका फॉल्ट नहीं है, ये सभी के ऐसे 4-5 क्वेश्चंस हैं जो गलत हुए हैं। तो इसमें कोई डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई कैंडिडेट्स कह रहे थे कि मैम आते आते गलत हो गए। तो देखो, आप तो भाई स्टडी कर रहे हो, हम तो इस चीज़ के बारे में वीडियोस भी बनाते हैं। और फिर भी मतलब कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे थे जो कि आ रहे थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि गलत हो गए हैं। तो ये जो है इसको आप एक टाइप्स की ये चल के मान के चलिए कि इतनी एरर तो देखो होती ही है हर एक में। जो आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा भी होगा कि ये तो देखो 1-2% एरर सभी की होती है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन पर आंसर आपको डाउटेबल लगता है, देखो मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानती हूँ, क्योंकि कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। किसी का कोई पोर्शन वीक होता है, कोई कुछ पोर्शन रह जाता है। तो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन पर डाउट लगता है तो हमें बहुत ही खुशी होती है जब आप उसका आंसर देते हो। और क्योंकि सभी के माइंड में देखो हर एक क्वेश्चन की क्लियरिटी होनी ज़रूरी है, क्योंकि फिर माइंड सेट वैसा ही बन जाता है। अगर रॉन्ग आंसर्स आप बताते हो तब मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। क्योंकि देखो, अगर एक बार रॉन्ग आंसर्स की आप उसको राइट मान लेते हो, तो जो आपकी माइंड में जो छाप बन जाती है उसकी, फिर वही आपको, अगर इन केस आगे फ्यूचर में आप एक टीचर बनने वाले हो, तो फिर आप बच्चों को भी वही जो है इन्फॉर्मेशन दोगे। इसलिए कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है 99.9% क्वेश्चंस के आंसर राइट मिले। और अगर आपको किसी का भी रॉन्ग या फिर लगता है, डाउट लगता है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपस में डिस्कस होकर उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मिल सके। तो चलते हैं और चेक कर लेते हैं। और देखो, एक दो क्वेश्चन अगर रॉन्ग मिलते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इतना सारा एफर्ट किया है आपके लिए, ताकि जो आपकी स्ट्रेस है वो कम हो सके, और जो क्वेश्चंस है वो आंसर्स आप मैच कर सको। कोई एक क्वेश्चन आया हुआ था, ओल्डेस्ट फॉर्म पूछा गया था। तो ओल्डेस्ट फॉर्म का जो आंसर आएगा आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आएगा, क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ही पब्लिक सेक्टर्स में जो है ओल्डेस्ट फॉर्म है। उसके बाद एक आपकी मैनेजमेंट ऑल परपसिव, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, क्योंकि सभी एक्टिविटीज़ में मैनेजमेंट जो है इन्वॉल्व होता है। जो भी मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन, आपके जो भी प्लानिंग है, प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक जो भी पाँचों के पाँचों काम होते हैं, स्टाफिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी में इसका मेन रोल होता है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है मैनेजमेंट इज ऑल पर्पसिव। और एक LH हैने ने डेफिनेशन दी थी, वो डेफिनेशन तो क्लियरली मुझे याद नहीं आ रही है, बट वो डेफिनेशन LH हैने की थी। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन किस इन्वायरमेंट के अंदर आता है? तो ये आपका जो है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर आता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहेगी तभी क्या है बाहर की कंट्री हमारे यहाँ पे एंटर कर पाएगी। तो ये इसीलिए ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो जाता है। तो एक आपका स्पेन ऑफ कंट्रोल का आया हुआ था कि कितना स्पेन ऑफ कंट्रोल होता क्या है। तो देखो, कितने सबॉर्डिनेट उसके अंडर काम करते हैं, वो आपका स्पेन ऑफ कंट्रोल आएगा। उसकी एग्जैक्ट जो दी हुई थी स्टेटमेंट वो मुझे याद नहीं है, लेकिन स्पेन ऑफ कंट्रोल में वही आएगा जो कि आपके कितने सबॉर्डिनेट उसके अंदर काम करते हैं। उसके बाद एक इनफॉर्मल का क्वेश्चन आया हुआ था, और ये क्वेश्चन तो मोस्टली हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन किस से रिलेटेड है? आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। 100% आप याद करके चलो कि इनफॉर्मल तो ग्रेप वाइन में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। उसके बाद एक पूछा गया था कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? मैनेजमेंट का सार होता है, यानी कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। और एक क्वेश्चन आया था प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का कुछ मेंशन था। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में साथ साथ चलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पूछा गया था आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की फाइनेंशियल पोजीशन कौन शो करता है? तो जाहिर सी बात है, फाइनेंशियल पोजीशन कौन शो करता है? बैलेंस शीट शो करता है।
एक आपका पूछा गया था कि परचेज गुड्स विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए अगर प्रोप्राइटर कुछ परचेज या गुड्स विड्रॉ करता है तो उसमें डेबिट क्या होगा। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है डेबिट ही पूछा गया था, तो डेबिट आपका ड्राइंग अकाउंट होगा। और अगर क्रेडिट पूछा गया था तो परचेज अकाउंट होगा। क्योंकि 100% देखो इसके ऊपर मैं श्योरिटी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है कि डेबिट ही पूछा गया था, तो ड्राइंग अकाउंट ही मैंने मेंशन किया था। उसके बाद प्रीपेड अकाउंट पूछा था। प्रीपेड अकाउंट कौन सा, देखो कितने इजी क्वेश्चन है। प्रीपेड अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो आई थिंक अगर पर्सनल के टाइप देता तो थोड़ा सा शायद कंफ्यूज कर सकता था, बट इसमें तो यही मेंशन डायरेक्ट ही क्वेश्चन के जो है आपके ऑप्शन मेंशन थे। उसके बाद लेजर में हम क्या करते हैं, जर्नल के बाद लेजर में हम जर्नल से क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। एक ट्रायल बैलेंस का पूछा गया था कि ट्रायल बैलेंस लेजर के बाद क्या बनाया जाता है, तो लेजर के बाद हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा जो है फॉलो करता है, तो देखो एक्यूरल कम कैश कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। क्योंकि अगर आपका इसमें एक दो क्वेश्चंस, इसमें एक दो बच्चों ने जो है गलत कर दिया, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्यूरल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, बट अगर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता तो वो हमारा कैश कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। ये चीज़ जरूर याद रखना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक आपका पार्टनरशिप रेशो का क्वेश्चन पूछा गया, तो ये तो मुझे 100% याद है, बिल्कुल एक्यूरेट है, यही आएगा आपका, क्योंकि 4:3 रेशो गिवन थी और 1:8 में एक सी पार्टनर्स जो है एडमिशन ले रहा था, तो उसका जो रेशो निकल के आएगा न्यू रेशो, वो 4:3:1 निकल के आएगा। निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे दिए हुए थे कि डायरेक्ट ही पता चल रहा था कि भाई क्या आंसर आएगा। बाद एक आपका एक्स वाई थ्योरी से भी क्वेश्चन आया हुआ था कि एक्स वाई थ्योरी किसने दी थी, तो ये थ्योरी जो है आपकी मैक्स ग्रेगर ने दी थी। क्योंकि एक्स थ्योरी जो है, देखिए कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि एक्स थ्योरी जो है नेगेटिविटी से रिलेटेड है, कि जिसमें बच्चे मतलब इंसान काम से बचने की सोचता है। वाई जो है पॉजिटिविटी से रिलेटेड है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। एक आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी क्वेश्चन आया हुआ था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो आपके ओनर्स होते हैं वो कौन होते हैं। एक आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर आप डिबेंचर्स में पैसा लगाते हो तो उससे इक्विटीज़ को बेनिफिट होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। एक आपका आया हुआ था कर्ता, हिंदू ज्वाइंट फैमिली में जो करता है उसकी जो लाइबिलिटी है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। उसके बाद एक आया हुआ था आपका हाई डिग्री ऑफ रिस्क। हाई डिग्री ऑफ रिस्क किसका होता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही हाई डिग्री ऑफ रिस्क होता है। उसके बाद एक ट्रेड क्रेडिटर्स का आया हुआ था, सप्लायर की स्पेलिंग देख लेना भाई गलत हो गई है। ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट में हम जब भी पैसा क्या करते हैं, उधार पर पैसा परचेज करते हैं, तो है तो ये फाइनेंस का ही पार्ट, तो ये कौन प्रोवाइड करवाता है, हमारा सप्लायर प्रोवाइड करवाते हैं। एक यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कि स्टेबलाइजमेंट ईयर पूछा गया था, तो वहाँ पे आएगा आपका 1964 में। 1963 में इसको प्रेजेंट किया गया था, 1964 में इसको स्टेबलाइज कर दिया गया था। एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था कमर्शियल पेपर की, कमर्शियल पेपर क्या है, तो कमर्शियल पेपर एक अनरिकॉग्नाइज्ड होता है, क्योंकि इसको किसी भी स्टैट्यूटरी एक्ट के अंदर नहीं लेके जाया जाता है। ये क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड आपका होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका था मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कि मैनेजमेंट को कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सभी फंक्शंस होते हैं, सभी में इसका अपना वर्क होता है, सभी में मैनेजमेंट करके लेके चलना होता है। प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक आप जाओगे तो सभी में मैनेजमेंट जो है इन्वॉल्व होगा, इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कहा गया है, क्योंकि ये फंक्शंस सभी फंक्शंस में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था वन बेस्ट वे। वन बेस्ट वे अगर आप चूज करना है तो आप वो किसके अंदर आएगा, क्योंकि ये टेलर ने दिए थी, तो मेथड स्टडी के अंदर ये आएगा। एक आपका था गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक किस से रिलेटेड होता है, तो गैंग प्लैंक स्केलर चेन से रिलेटेड होता है। स्केलर चेन जिसमें कि आप अपनी जो भी कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो आपका एक सीक्वेंस में होता है, उसी को स्केलर चेन बोला गया है। जो कि एक मिनट इस टाइप से थी, जितना ऊपर जाते जाओगे एरिया क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और देखो हर एक चीज़ को ड्रॉ करने का एक मकसद होता है, क्योंकि जितने भी नीचे आप जाओगे तो जो पर्सन्स है उनकी क्या होती जाएगी संख्या, जो उनके नंबर्स है वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऊपर जाते हैं तो कम होते हैं। और इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है, मतलब बीच में अगर डायरेक्ट ये कम्युनिकेशन करते हैं इस चेन को तोड़कर, तो उसको हम जो है गैंग प्लैंक बोलते हैं। और ये
जो आपके सेम सबॉर्डिनेट्स होता है, सेम लेवल के सबॉर्डिनेट्स होता है, उनके बीच में होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से यहाँ चले जाओ, ये यहाँ से यहाँ चले जाओ, जी नहीं। गैंग प्लेग आप इसको सेम सबॉर्डिनेट्स के बीच में जब कम्युनिकेशन करेंगे उसको बोलते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना, क्योंकि देखो इसमें तो ये पूछा नहीं गया था, लेकिन ज़्यादातर जो भी आपके कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, जहाँ पे आपको डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर ये पूछा जाता है कि सेम लेवल के बीच में होता है या डिफरेंट लेवल के बीच में होता है। तो इस चीज़ को भी जरूर ध्यान रखिएगा, ताकि आपको देखो एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी बताए हैं मैंने, ताकि आपको आगे इन फ्यूचर में बेनिफिट हो सके। सो आई थिंक जितने भी याद थे मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की गई है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बिल्कुल ईजी, बिल्कुल जो आप कर सकते थे, एक दो क्वेश्चन रह गए हैं। तो इससे आपको एक आइडिया तो लग ही जाएगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने बनते हैं। तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यही हमारी गुरु दक्षिणा है, जो हमने आपको इतने वैल्यूएबल टाइम में आपको जो है हैंड रिटर्न्स के साथ, ताकि जो भी कमेंट आ रहे थे, क्योंकि कमेंट आ रहे थे कि मैम एक बार बताइए, एक बार बताइए, ताकि वो रुक सकें और आपको भी शांति हो सके। तो ज़रूर बताइएगा। और हाँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि 4-5 क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो गए, हमारे ये रॉन्ग हो गए। देखो अब वो गलत हो गए, उनको तो सॉर्ट आउट कर नहीं सकते। और क्लियरली बताऊं तो ये तो सभी के होते हैं भाई, हमारे भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं जो हमने अब जो है स्टडी किया, उस टाइम पे पता चला है कि भाई ये आना चाहिए था। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक मैन मेड एरर होती है जो कि सभी के साथ होती है। तो बस ये होना चाहिए कि क्वेश्चंस के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि इनमें से कोई क्वेश्चन आपको आता नहीं था। ठीक है, पहले ही हमने जब वीडियो बनाई थी तो उसमें स्पेशली ये शॉर्ट वीडियो मेंशन किया था कि वो गलत मत करके आना जो आपको आता है। जो आता नहीं है वो तो होगा ही गलत, होगा या नहीं होगा भी, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो 100% सभी ने पेपर जो है अपना फिल किया है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जितने ज़्यादा हमारे पास आएंगे, जो भी कमेंट आएंगे, उनसे एनालिसिस करके हम एक फ़ाइनल आंसर की आपको जो है रात को प्रोवाइड करवा देंगे कि मेरिट लिस्ट कितने तक जाएगी, क्योंकि तब तक हमारे पास बहुत सारे जो है कमेंट आ जाएंगे और उससे एक इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी कि कहाँ तक हमारी मेरिट लिस्ट जा सकती है। सो थैंक यू सो मच, एंड आपका सपोर्ट और प्यार इसी तरह बरकरार रखिएगा, और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो जिससे कि हम अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सके, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अपनी छोटी बहन मान के अगर एक दो एरर हो जाती है तो प्लीज़ उसे आप कमेंट में बताना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो हमने आपको इतना सारा डाटा प्रोवाइड किया है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।